We start with 18 participants and पिछली बार हमने ज्वर के प्रकार देख रहे थे। तो शारीर मानस के बाद सौम्य और अग्नेय ये दो प्रकार आए थे। सौम्य और अग्नेय प्रकार में दो दोष वृद्ध होते हैं और सौम्य मतलब कफ वृद्ध और वात साथ में आ जाता है। अग्नेय मतलब पित्त वृद्ध है और वात साथ में आ जाता है। तो वात ये है, ये योगवाही है। इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, इट इंक्रीजेस द, मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि जो लू है और जो ठंडी हवा चलती है उसका ठंडी का जितना तकलीफ नहीं होता उतना ठंडी हवा का होता है। वैसे ही गर्मी का जितना तकलीफ नहीं होता उतना लू का होता है। तो जब वात आता है तो ऑटोमेटिकली ठंडी या गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके कारण दो है, एक वात स्पीड में ले आता है ये सब चीज को, और दूसरा वात सुखा देता है। तो वाटर कंटेंट सूख जाने की वजह से ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्मी सहन नहीं हो पाती। तो सौम्य ज्वर और अग्नेय ज्वर ये ज्वर में आने वाले लक्षण के हिसाब से है। सौम्य ज्वर में उष्ण गुण की इच्छा बढ़ जाती है और अग्नेय ज्वर में शीत गुण की इच्छा बढ़ जाती है। शीत गुण ठंडे जगह पर रहना, ठंडा खाना, ठंडा पीना, इसकी इच्छा बढ़ जाती है। वेरेज सौम्य में उष्ण गुण की इच्छा बढ़ जाती है, उष्ण गुण की चाह बढ़ जाती है। यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है जो आप सौम्य अग्नेय, अगर कभी शॉर्ट नोट आया तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। योगवाह परम वायु संयोगात उभयार्थकृत। उभयार्थकृत मतलब दोनों के लक्षण या दोनों के गुण बढ़ा देता है। योगवाही मतलब कैटलिस्ट। दाहकृत तेजसाम युक्ता, तेजस मतलब पित्त के साथ अगर युक्त हो जाए तो दाह उत्पन्न करता है। शीतकृत सोम संश्रयात, अगर सोम मतलब कफ के साथ संश्रय या साथ हो जाए तो शैत्य उत्पन्न करता है। शैत्य उत्पन्न करने से उष्ण गुण की चाह बढ़ जाती है और दाह उत्पन्न करने से शीत गुण की चाह बढ़ जाती है। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अंतर्वेगी और बहिर्वेगी। अंतर्वेगी में वेग जो है ज्वर की जो एक फीलिंग है वो अंदर आती है। मतलब बाहर अगर कोई हाथ लगाएगा तो उसको गर्म नहीं लगेगा, लेकिन पेशेंट विल से दैट नहीं, मुझे अंदर से बहुत गर्मी हो रही है। तो अंतर्वेगी मतलब स्किन के ऊपर ज्वर नहीं आता, लेकिन दाह, संताप ये शरीर के अंदर रहता है, इंद्रियों का दौर्बल्य आ जाता है। तो अंतर्वेगी का उन्होंने ये बताया है, लक्षण बताए हैं। अंतरदाहो, अंतरदाहो मतलब शरीर के अंदर बहुत सारा दाह, बहुत सारा संताप होने लगता है। अधिकस तृष्णा, अधिकस तृष्णा मतलब प्यास बढ़ जाती है। प्रलाप, प्रलाप मतलब ठीक तरह से बात नहीं कर पाता। You will not be able to discuss because he is irritated, he is debilitated, he is not able to focus. तो इसीलिए he shifts conversations, प्रलाप करने लगता है। प्रलाप श्वसनम भ्रमा, श्वसनम सांसें ज्यादा जोर से ज्यादा फास्ट चलने लगती है। भ्रमा चक्कर आने लगती है। संधि अस्थि शूलम, संधि और अस्थियों में शूल होने लगता है। अस्वेदो, स्वेद नहीं आता, स्वेद रुक जाता है। दोष वर्चो विनिग्रह, वर्च विनिग्रह मतलब कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन होता है। अंतर्वेगस्य लिंगानी ज्वरस्य एतानि लक्षयेत, शरीर के अंदर आने वाले अंतर्वेगी ज्वर के ये लक्षण हैं। बहिर्वेगी ज्वर के लक्षण में संतापो अभि अधिको, मतलब वहां पर शरीर के अंदर दाह हो रहा था अंतर्वेगी में। बहिर्वेगी में शरीर के बाहर भी संताप होता है। तो यू कैन टच एंड फील दैट द पर्सन हैज फीवर। ओके, तो संताप अभि अधिको, ज्यादा संताप या ज्यादा फीवर। बाह्य संतापो अभि अधिको बाह्य। तृष्णादीनाम च मार्दवम, तृष्णा is a thing which is common in अंतर्वेगी ज्वर also and बहिर्वेगी ज्वर also. तो तृष्णादीनाम च मार्दवम, मार्दवम means softness in what? Softness in the body, suppleness in the body, मतलब जो एक काठिन्य होता है स्किन में या फिर ऑर्गन्स में, मसल्स में,
वो लूजनेस आ जाता है। मार्दवम मतलब लूजनेस, सॉफ्टनेस। बहिर्वेगस्य लिंगानी सुख साध्यत्वम एवच। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी जैसी है कि जब भी कोई शॉर्ट नोट आएगा, आपको लॉन्ग आंसर आएगा तो लॉन्ग आंसर में आप पूरा वो श्लोक जो है वो श्लोक लिख के उसके प्रकार बता सकते हैं, उसके लक्षण बता सकते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट अगर आएगा अंतर्वेगी ज्वर या फिर बहिर्वेगी ज्वर या फिर प्राकृत ज्वर, वैकृत ज्वर, शॉर्ट नोट आता है 2 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए, तो आपको लिखना क्या एक्सपेक्टेड है? लिखना एक्सपेक्टेड है आपको बहिर्वेगी ज्वर, उसके लक्षण और उसका साध्यत्व, दैट वेदर इट इज साध्य और वेदर इट इज असाध्य। कभी कभी शॉर्ट नोट आता है ज्वर का साध्यत्व, तो ज्वर का साध्य हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको क्या लिखना चाहिए, ज्वर कितना बड़ा है भाई, साध्य तो कितनी जगह पर बताएं। सिंपल सा चीज है, आपको उसी श्लोक पे फोकस करना है जिसमें वो प्रकार बताए, प्राकृत ज्वर, वैकृत ज्वर, अंतर्वेगी ज्वर, बहिर्वेगी ज्वर, ये जो प्रकार बताए हैं, तो प्रकार के ऊपर फोकस करना है और प्रकार के हिसाब से साध्यत्व लिखना है। मतलब अंतर्वेगी और बहिर्वेगी ज्वर डैश। अंतर्वेगी ज्वर ये कष्ट साध्य होता है, बहिर्वेगी ज्वर ये सुख साध्य होता है। प्राकृत ज्वर, वैकृत ज्वर डैश। प्राकृत ज्वर ये सुख साध्य होता है, विकृत ज्वर ये कष्ट साध्य होता है। उसके बाद तीसरा वात ज्वर, पित्त ज्वर, मतलब दोषज ज्वर। दोषज ज्वरों के प्रकार लिख दिए। तो दोषज ज्वरों में वात ज्वर जो है वो कष्ट साध्य होता है, पित्त ज्वर जो है वो सुख साध्य होता है। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द साध्य। और अगर वाइवा में भी पूछा तो भी इसी प्रकार से, मतलब इसीलिए मैंने कहा कि वो श्लोक जो है, इसके पहले वाला जो श्लोक जो है ये वाला, विविधो विधि भेदेन ज्वरा शरीर मानसा वाला, तो ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हिसाब से आप ज्वर के बहुत सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अब प्राकृत ज्वर और विकृत ज्वर ये काल भेद से होने वाले ज्वर हैं। काल भेद से, काल मतलब ऋतु, तो ऋतु भेद से होने वाले ज्वर जो हैं उसमें फर्क क्या है? प्राकृत ज्वर, अगर पित्त ज्वर आता है तो पित्त ज्वर प्राकृत कब कहा जाता है? जब वो पित्त के संचय या प्रकोप के काल में आए तो वो प्राकृत है। अगर कफत ज्वर है तो कफत ज्वर प्राकृत कब कहा जाता है? अगर कफ के संचय या प्रकोप के काल में आए तो वो प्राकृत है। लेकिन ये कंडीशन वात में नहीं है, ध्यान रखो। वात के प्रकोप में आया हुआ ज्वर इज नॉट सुख साध्य, वो प्राकृत ज्वर है लेकिन वो सुख साध्य नहीं है। ओके, तो प्राकृत ज्वर शरद में आने वाला पित्त ज्वर, क्योंकि शरद में पित्त का प्रकोप होता है, तो शरद में आने वाला पित्त ज्वर जो है वो प्राकृत है। प्रकृति के बल के हिसाब से या प्रकृति के काल के हिसाब से आने वाला जो ज्वर है वो प्राकृत है। वसंत में आने वाला कफत ज्वर, अब हम सबको पता है कि वसंत में कफ का प्रकोप होता है, तो कफत ज्वर जब वसंत में आता है तो ये ज्वर प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत का मतलब नॉर्मल नहीं है, प्राकृत का मतलब हम जो जर्नल में लिखते हैं प्राकृत या नो एबनॉर्मेलिटी, तो दैट इज नॉट प्राकृत। प्राकृत का मतलब है प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति में होने वाले चेंजेस के हिसाब से आने वाला ज्वर जो है वो प्राकृत। तो शरद में आने वाला पित्त ज्वर प्राकृत है, वसंत में आने वाला कफत ज्वर प्राकृत है, और जो प्राकृत ज्वर है वो साध्य है। साध्य क्यों है? उसके 2 रीजन है। एक, शरद और वसंत में आने वाले जो ज्वर हैं, अगर कफ और मतलब अनुक्रम से पित्त और कफ के ज्वर अगर आते हैं तो ये पित्त और कफ जो है ये दोनों धातु जो है वो, ये दोनों दोष जो है वो द्रव्य दोष है। द्रव्य दोष मतलब मैंने शायद ये कंसेप्ट पहले भी बता दिया था कि वात जो है वो अद्रव्य दोष है, और लेकिन पित्त और कफ ये द्रव्य दोष है। वी कैन सी पित्त और कफ। ये अलग बात है कि व्हाट वी सी इज पित्त, लेकिन हम बोली भाषा में क्या कहते हैं कि उल्टी के साथ पित्त निकला, ठीक है, या उल्टी में कफ गिरा, थूक में कफ गिरा, तो दीज आर द्रव्य दोष, मतलब जो दिखते हैं मटेरियलिस्टिक। वेरेज वात जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, वात जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं है।
तो इसीलिए पित्त और कफ ज्वर प्राकृत इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि पित्त प्रकोप में अगर हम पित्त की विरेचन चिकित्सा करें तो ज्वर भी अपने आप शांत हो जाता है। कफ ज्वर में हम कफ की चिकित्सा करें, वसंत ऋतु में वैसे भी वमन देते हैं, तो अगर हम कफ की चिकित्सा करें तो वैसे भी कफ निकल जाता है, ज्वर नॉर्मल हो जाता है। दूसरा चीज ये है कि ज्वर की चिकित्सा में हम आगे आएंगे, मतलब जब हम ज्वर की चिकित्सा पढ़ेंगे तो हम ज्वर की चिकित्सा के सिद्धांत भी पढ़ेंगे। उसमें से सबसे मेन सिद्धांत है लंघन। लंघन। इसीलिए आज भी जब ज्वर का चिकित्सा, मतलब मुझे बुखार है ऐसा अगर किसी ने कहा है फीवर, तो व्हाट यू से कि मग का खिचड़ी खा ले। मग का खिचड़ी क्यों? क्योंकि वो लघु है, लंघन है, ठीक है, या उपास कर लेना, वो लंघन है। ज्वर आने के बाद हम चाइनीज फ्राइड राइस नहीं खाते, क्यों? क्योंकि वो गुरु है। तो गुरु चीजों के विपरीत चीजें लेना, लंघन लेना ज्वर की आद्य चिकित्सा मानी जाती है। सबसे प्रमुख चिकित्सा जो है वो ज्वर की लंघन है। तो जो द्रव्य दोष है, द मटेरियलिस्टिक दोष जो है, वो लंघन से शांत हो जाते हैं। लेकिन वात जो है ये लंघन से बढ़ जाता है। इसीलिए वर्षा में आने वाला वात ज्वर जो है वो भले प्राकृत ज्वर है लेकिन वो सुख साध्य नहीं है, कष्ट साध्य है। क्योंकि ज्वर की जो चिकित्सा है लंघन, वो लंघन वातज ज्वर में हम नहीं कर सकते। तो होता तो वातज ज्वर वर्षा में आने वाला प्राकृत ज्वर ही है, लेकिन वो सुख साध्य नहीं है, कष्ट साध्य है। वेरएज शरद में आने वाला पित्त ज्वर और वसंत में आने वाला कफत ज्वर जो है वो साध्य है। विकृत ज्वर क्या है? ऋतु असापेक्ष, ऋतु असापेक्ष और वर्षा में आने वाला वातज ज्वर जो है वो विकृत है। ऋतु असापेक्ष का मतलब क्या है? ऋतु असापेक्ष मतलब शरद में अगर वातज ज्वर आए या वसंत में अगर पित्त ज्वर आए, तो शरद में आने वाला वातज ज्वर, वसंत में आने वाला पित्त ज्वर या वसंत में आने वाला वातज ज्वर, ये प्रकृति के अनुसार नहीं है। प्रकृति के अनुसार नहीं है, क्योंकि प्रकृति में नॉर्मली वसंत में कफ बढ़ता है तो कफत ज्वर आना चाहिए, लेकिन वातज ज्वर आ गया तो ये विकृत ज्वर है। ये जो ज्वर है ये विकृत ज्वर है, ठीक है। और ऋतु असापेक्ष ज्वर जितने भी होते हैं ये विकृत होते हैं। ऋतु असापेक्ष जितने भी ज्वर होते हैं ये विकृत होते हैं और ये कष्ट साध्य होते हैं। वर्षा में आने वाला ज्वर होता तो प्राकृत है, यहाँ विकृत लिखा है लेकिन आइडियली वहां विकृत नहीं, कष्ट साध्य रहना चाहिए, सॉरी। तो ऋतु असापेक्ष होने वाले जो ज्वर हैं वो विकृत हैं, और ये ऋतु असापेक्ष ज्वर और वर्षा में आने वाला वातज ज्वर ये दोनों भी कष्ट साध्य हैं, कष्ट साध्य, ठीक है। क्यों? तो यहाँ लंघन की अपेक्षा है, ज्वर में हमेशा लंघन की अपेक्षा होती है। द्रव्य दोष लंघन से शांत हो जाते हैं परंतु अद्रव्य दोष का वर्धन हो जाता है। तो इसीलिए वातज ज्वर जब वर्षा में आता है और अगर हम उसमें लंघन देंगे तो वात बढ़ जाएगा, ज्वर बढ़ जाएगा, इसीलिए कष्ट साध्य है, ठीक है। ऋतुओं में भी शरद ऋतु कितना, मतलब कोई भी ऋतु कितना मास चलता है? हमारे 12 महीने, 12 महीने हिंदू कैलेंडर में। 12 महीनों में 6 ऋतुएं हमने डिवाइड की है, तो एक ऋतु 2 महीना चलता है। तो इन 2 महीने में भी जो शुरुआत में आने वाला जो ज्वर है, तो ऋतु के अंत में आने वाला ज्वर अल्प बल होता है, मध्य में आने वाला ज्वर मध्य बल होता है, और ऋतु के शुरुआत में आने वाला ज्वर जो है वो बलवान होता है। ऋतु के मतलब शरद ऋतु यूजुअली सितंबर एंड से चालू हो जाता है, तो सितंबर एंड में आने वाला अगर पित्त ज्वर है तो दैट इज बलवान। अक्टूबर, मिड अक्टूबर में आने वाला जो पित्त ज्वर है दैट इज मध्यम बल, और नवंबर के फर्स्ट वीक में आने वाला जो पित्त ज्वर है वो अल्प बल होता है। सिमिलरली अगर कफत ज्वर के बारे में बात करें तो कफत ज्वर जब जनवरी फरवरी में आता है, मतलब जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक में, तो वो बलवान है। फरवरी सेकेंड थर्ड वीक में आने वाला जो है वो मध्यम बल है,
और मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक में आने वाला जो ज्वर है वो अल्प बल है। क्यों? क्योंकि प्रकोप जो है, फैलना जो है, वो संचय के बाद चालू हो जाता है और फिर जैसे जैसे प्रकोप खत्म होते जाता है वैसे वैसे प्रशम आते जाता है। तो प्रकृति प्राकृत ज्वर को खुद ही खत्म करने वाली है, क्योंकि दोष का जो ऋतु सापेक्ष बल है, ऋतु के हिसाब से होने वाला बल जो है वो कम होने वाला है। तो इसीलिए ऋतु सापेक्ष बल जो है वो कम होने के हिसाब से उस ऋतु के अंत में आने वाला जो ज्वर है वो अल्प बल है, सुख साध्य है। ठीक है, सो दिस इज प्राकृत और विकृत। उसके बाद हम देखेंगे साध्या साध्यत्व के भेद से प्रकार। साध्या साध्यत्व के भेद से प्रकार। तो साध्या साध्यत्व भेद से दो प्रकार उन्होंने बताए हैं, साध्य ज्वर और असाध्य ज्वर। साध्य ज्वर और असाध्य ज्वर, तो जितने भी प्राकृत ज्वर हैं वात को छोड़ के वो साध्य है, और जितने भी विकृत ज्वर हैं साथ ही में वर्षा में आने वाला जो वात ज्वर है वो असाध्य या कष्ट साध्य है। लंघन और शोधन से साध्य ज्वर जो है वो, साध्य ज्वर का रोगी जो है वो रोग मुक्त हो जाता है। और प्रबल बल, प्रबल कारण, प्रबल लक्षण, दुर्बल रोगी, क्षीण रोगी, शोषी मतलब एकदम पतला, शोषी रोगी, इन रोगियों में आने वाला ज्वर जो है वो असाध्य बताया है। अल्प दोष वाला बल, हम अल्प दोष वाला ज्वर हमेशा साध्य होता है, और प्रबल दोष वाला ज्वर हमेशा असाध्य या कष्ट साध्य होता है। साथ ही साथ असाध्य की उन्होंने एक व्याख्या और बताई है कि अगर ज्वर वाले व्यक्ति में प्रलाप, भ्रम और श्वास आदि लक्षण क्रम क्रम से बढ़ते जाएं, प्रलाप, भ्रम और श्वास ये लक्षण क्रम से बढ़ते जाएं, मतलब कल से आज सांस ज्यादा चल रही है, आज से कल ज्यादा सांस चल रही है, कल से परसों ज्यादा सांस चल रही है, तो अगर क्रम से ये सब लक्षण बढ़ते जाएं तो वात ज्वर 7 दिन में, पित्त ज्वर 10 दिन में और कफ ज्वर 12 दिन में रोगी को मार देता है। ठीक है, these all are academic things. I have told you right at the start कि we are not going to see all these things in our day-to-day practice. In our day-to-day practice, what we are going to do? In our day-to-day practice, we are going to diagnose only वातज्वर, पित्तज्वर या कफज्वर। बहुत ही कोई अच्छा प्रैक्टिस करता होगा तो वात पित्तज वात कफज भी डायग्नोस कर सकता है, बट प्रोग्नोस्टिक वे में we should know what is sadhya and asadhya, because many a times we need to know when we need to stop our treatment and refer the patient, when we need to stop our treatment and refer the patient। तो इस वजह से रेफरेंस समझने के लिए साध्या साध्यत्व का आज की तारीख में महत्व है। सौम्य, अग्नेय, उसके बाद प्राकृत, विकृत, ये सब एडिटिव्स हैं, मतलब सपोर्टिव्स हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बाकी ये कोई भी चीज हम जनरल प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद में ज्यादा करके नहीं देखने वाले। ओके, तो वी हैव 33 पार्टिसिपेंट्स, लेट अस टेक द अटेंडेंस, जस्ट वन मोमेंट। ये मैंने आपका अटेंडेंस का लिंक डाल दिया है, आप अटेंडेंस दे सकते हो। तब तक हम चलते हैं अगले पार्ट में। अब काल बल भेद से दो ज्वर के 5 प्रकार होते हैं। आइडियली 5 नहीं, उन्होंने छठवां प्रकार भी बताया है, विच इज विषम ज्वर। तो काल बल भेद से 5 प्रकार होते हैं, संतत, सतत, अन्येद्युष्क, तृतीयक और चतुर्थ। संतत, सतत, अन्येद्युष्क, तृतीयक और चतुर्थ। तो लेट अस सी ये हर प्रकार में होता क्या क्या है। संतत ज्वर में कंटिन्यूअस बुखार आता है, मतलब बुखार उतरता ही नहीं। यूजुअल कोर्स में हम क्या देखते हैं कि बुखार 98, 100, 101, 102 गया, उसके बाद पेशेंट को
बहुत जोर से ठंडी वंडी लगने लगी, पेशेंट सो गया, अच्छा चादर लेके सो गया, पसीना आया, पसीना आने के बाद ज्वर मोक्ष हो गया। ज्वर मोक्ष मतलब ज्वर उतर गया, तो ज्वर मोक्ष हो गया। मोक्ष मतलब चले जाना, तो ज्वर मोक्ष हो गया। लेकिन संतत ज्वर में ज्वर मोक्ष नहीं होता। सतत ज्वर में 2 बार दिन में ज्वर आता है और 2 बार दिन में ज्वर मोक्ष होता है। तो दिन में 2 बार बुखार आएगा और दिन में 2 बार बुखार चला जाएगा, दैट इज सतत ज्वर। ध्यान रखिए, सतत हिंदी में कंटिन्यूअस को बोला गया है, लेकिन आयुर्वेद में कंटिन्यूअस ज्वर को संतत कहा गया है। तो संतत और सतत, संतत में कंटिन्यूअस ज्वर आता है, सतत में एक दिन में 2 बार आता है। अन्यद्युष्क मतलब एक दिन में एक ही बार ज्वर आता है, एवरी सेकेंड डे द ज्वर कम्स। आज ज्वर आया, मोक्ष हो गया, फिर कल ज्वर आएगा। उसके बाद तृतीयक ज्वर में एवरी थर्ड डे ज्वर आता है, जिसका मतलब आज ज्वर आया, कल नहीं आया, परसों फिर आया, 4 दिन बाद नहीं आया, 5वें दिन फिर आया, दैट इज तृतीयक ज्वर। एवरी थर्ड डे, आज कल परसों, परसों आएगा, फिर वापस आज कल परसों, परसों के परसों आएगा, दैट इज तृतीयक ज्वर। चतुर्थक ज्वर में एवरी फोर्थ डे ज्वर आता है, मतलब आज ज्वर आया, फिर 2 दिन नहीं आया, फिर फोर्थ डे ज्वर आया, फिर 2 दिन नहीं आया, फिर 7th डे ज्वर आया, फिर 2 दिन नहीं आया, फिर 9th डे ज्वर आया, 10th डे ज्वर आया। तो इस हिसाब से एवरी फोर्थ डे ज्वर आता है। और विषम ज्वर, ये इसको चतुर्थक विपर्यय कहा गया है, इसलिए इसको अलग से प्रकार में नहीं बताया। चतुर्थक विपर्यय में क्या है, 2 दिन कंटिन्यूअसली बुखार आएगा, फिर 1 दिन नहीं आएगा, फिर 2 दिन नहीं आएगा, फिर 2 दिन कंटिन्यूअसली बुखार आएगा, फिर 2 दिन नहीं आएगा। तो ये चतुर्थक विपर्यय है। चतुर्थक विपर्यय मतलब जो 2 ज्वर मोक्ष के दिन है, उन 2 दिनों में बुखार आएगा और उसके बाद वाले 2 दिन में नहीं आएगा। तो चतुर्थक और विषम ज्वर में फर्क यह है कि चतुर्थक में ज्वर मोक्ष के 2 दिन जो है वो साथ लगे रहते हैं, और विषम ज्वर में ज्वर के जो 2 दिन हैं वो साथ लगे रहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव डेज। ठीक है, तो संतत हो गया, सतत हो गया, अन्यद्युष्क हो गया, तृतीयक हो गया, चतुर्थक हो गया और विषम ज्वर हो गया। अब इसमें से सबसे कठिन कौन है वो तो आगे बताएंगे, लेकिन संतत ज्वर को उन्होंने शीघ्रकारी बताया है। शीघ्रकारी मतलब झट से आने वाला, झट से मारने वाला, या झट से शांत होने वाला। संतत ज्वर यूजुअली 1-2 दिन में चला जाता है। यूजुअली व्हाट वी गेट, वायरल फीवर्स आर यूजुअली संतत ज्वर। बैक्टीरियल और सब चीजें जो हैं ये बाकी। तो व्हाट आई फील ऑलवेज इज, बल काल भेद से आने वाले जितने ज्वर बताए हैं, बल काल भेद से आने वाले जितने ज्वर बताए हैं, दे आर ऑल इन्फेक्शियस इन ओरिजिन, एंड देयर ओरिजिन और देयर द कमिंग ऑफ द ज्वर डिपेंड्स अपॉन हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट इज। तो फॉर एग्जाम्पल मलेरियल पैरासाइट इज व्हाट, मलेरियल पैरासाइट में पैरासाइट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड एवरी 8 आवर्स। तो इसीलिए दिन में 2 बार बुखार आता है और बाद में नहीं आता। तो दिस इज अ टाइप ऑफ सतत ज्वर। उसके बाद फाइलेरियासिस में हर 4-5वें दिन बुखार आता है। तो फाइलेरियासिस वाला जो ज्वर है वो चतुर्थक ज्वर के जैसा है, इसमें हर 4-5वें द फाइलेरियल पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एवरी 3 to 4 days, तो इसीलिए एवरी 4 to 5 days बुखार आता है। तो these all ज्वर्स probably are of infectious origin, और
इन्फेक्शियस ओरिजिन होने की वजह से whenever the parasite multiplies inside the body, whenever the parasite multiplies inside the body, we get ज्वर. Because why does ज्वर में हमने शुरुआत में ही देख लिया था कि why does the body produce fever? So that the parasite should either die or the propagation, the reproduction of the parasite should reduce. तो इसीलिए दैट इज व्हाट आई से दैट ऑल दीज बलकाल भेद वाले जितने भी ज्वर हैं ये इन्फेक्शियस ओरिजिन के लगते हैं. However, because आयुर्वेद डजंट बिलीव इन इन्फेक्शन, आयुर्वेद इन्फेक्शन में विश्वास नहीं रखता. कारण ये है कि इन्फेक्शन जो है वो अल्टीमेटली आपका इम्यून सिस्टम ही टैकल करने वाला है. प्लस द सेकेंड थिंग इज infectious origin was not discovered at that time. तो इसीलिए आयुर्वेद डजंट बिलीव इन इन्फेक्शन. तो आयुर्वेद ने कहा है कि ये सब दोष के बल काल के हिसाब से चलने वाले रोग हैं. तो संतत ज्वर जो है ये रसगत होता है, सतत ज्वर जो है रक्तगत होता है, अन्य ज्वर जो है मेदोगत होता है. उसके बाद तृतीय ज्वर जो है ये अस्थिगत होता है. चतुर्थक ज्वर जो है वो मज्जागत होता है. मांसगत और शुक्रगत कोई बलकाल भेद वाला नहीं है. मांसगत या शुक्रगत बलकाल भेद वाला नहीं है. ठीक है. तो इसीलिए 7 धातु हैं, 7 में से 2 गए तो 5 प्रकार के बलकाल भेद से रोग बच गए. सतत ज्वर जो है वो दिन में 2 बार जब उस दोष का काल आता है. वी नो, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो भी दोष है वो दोष दिन में 2 बार अपने काल में वृद्ध हो जाते हैं. वृद्ध मतलब बढ़ जाते हैं, बूढ़े नहीं हो जाते. तो वृद्ध मतलब बढ़ जाते हैं दिन में 2 बार. इसीलिए अगर मतलब याद हो तो अष्टांग संग्रह में वो श्लोक था कि सुबह 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 वात बढ़ा हुआ रहता है, शाम को वात बढ़ा हुआ रहता है. रात्रि के शुरुआत के ते वयो अहोरात्रि मध्यानाम ते अंत मध्यादिगा क्रमात्. तो जिस हिसाब से मतलब उस दोष का काल आता है तब वो दोष प्रकोपित होकर ज्वर उत्पन्न करता है. तो संतत में कंटिन्यूस ज्वर रहता है, शीघ्रकारी रहता है. 7, 10 या 12 दिन में या तो खुद ठीक हो जाता है या रोगी को मार देता है. 7, 10 और 12 दिन में. 7, 10 और 12 तीन आंकड़े बहुत जरूरी है क्योंकि वातज में 7, पित्तज में 10 और कफज में 12. या तो मार देता है या तो ठीक कर देता है. सतत में दिन में 2 बार आता है काल बल के हिसाब से. तो या तो बुखार सुबह सुबह चढ़ेगा 5, 5:30 बजे और फिर रात को चढ़ेगा 10, 10:30 बजे. तो दिस इज व्हाट इज बल काल. जब कफ का काल है तो कफ प्रकोप है, कफ से होने वाला ज्वर है. तो कफ प्रकोपित होके धातुओं को दुष्ट कर देगा. तो यहां पर ध्यान रखने जैसी चीज एक है कि इसी के बाद आता है धातुगत ज्वर. इसी के बाद आता है धातुगत ज्वर. धातुगत ज्वर में रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेदगत, अस्थिगत, मज्जागत, शुक्रगत 7 प्रकार के ज्वर बताए हैं. तो यहाँ ये बलकाल भेद वाले ज्वर जो है और धातुगत ज्वर जो है इसमें फर्क क्या है? क्योंकि इसमें भी तो बोला है कि रस में चला जाता है, रक्त में चला जाता है, मेद में चला जाता है, अस्थि में चला जाता है. तो यहाँ फर्क ये है कि वहां पर जो है रस धातु, रक्त धातु में ख वैगुण्य हो गया है जब धातुगतत्व हम देख रहे हैं. तो जबकि इन मतलब बलकाल भेद से होने वाले जो ज्वर हैं उस ज्वर में धातु में ख वैगुण्य नहीं है लेकिन दोष बढ़ा हुआ है. तो इसीलिए दोष जो है वो जाके जिस धातु में चाहिए उस धातु में बैठ जाता है, जो इसको इजीली एक्सेसिबल है उस धातु में बैठ जाता है. धातुओं में ख वैगुण्य नहीं होता. धातुओं में ख वैगुण्य नहीं होता. तो उन्होंने कहा कि तृतीयक जो है वो 3 प्रकार का होता है. अगर कफ पित्तज तृतीयक है तो त्रिक प्रदेश सैक्रम में दर्द ज्यादा होता है,
पित्त कफज है तो पृष्ठ प्रदेश मतलब बैक और लोअर बैक में ज्यादा होता है, और वात पित्तज अगर है तो सिर में दर्द ज्यादा होता है, दर्द होता है या भारीपन लगता है, जकड़न आती है। वैसे ही चतुर्थक दो प्रकार का बताया उन्होंने। अगर कफज चतुर्थक हो तो पांव के साइड ज्यादा तकलीफ होती है, वातज चतुर्थक हो तो सर के साइड ज्यादा तकलीफ होती है। तो these are all things for differential diagnosis in the चतुर्थक। विषम ज्वर को हमने देख लिया था। विषम ज्वर जो है वो चतुर्थक का विपर्य है। एवरी फोर्थ डे ज्वर मोक्ष हो जाता है, फिर 2 दिन ज्वर आता है, फिर एवरी फोर्थ डे ज्वर मोक्ष हो जाता है, फिर वापस 2 दिन ज्वर आता है। तो दैट इज विषम ज्वर विच इज चतुर्थक विपर्य, चतुर्थक के उल्टा। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने के लिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ समथिंग। इन चतुर्थक ज्वर व्हाट हैपेंस इज ज्वर आया, फिर चला गया, चला गया, फिर वापस चौथे दिन ज्वर आया। वेरेज इन विषम ज्वर, ज्वर आया, दूसरे दिन भी ज्वर था, तीसरे दिन भी ज्वर था, और एक दिन का फिर उसने गैप ले लिया, फिर ज्वर आया। सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विषम ज्वर एंड चतुर्थक ज्वर। मेनी टाइम्स वाइवा में पूछते हैं कि चतुर्थक ज्वर और विषम ज्वर में फर्क क्या है। तो उसको मतलब उनको आप ये भी बोल सकते हो, सर पेन दोगे, पेन से लिख के बताता हूँ, या पेन से लिख के बताती हूँ। तो दिस इज हाउ द ज्वर ऑफ चतुर्थक एंड विषम ज्वर इज डिफरेंट। सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट, दैट इज नहीं, अब हम सतत सतत के ये देखेंगे। संतत ज्वर। संतत ज्वर में उन्होंने क्या बोला है कि स्रोतो भी विश्रुता दोषा गुरुवो रस वही भी। मैंने बोला था संतत ज्वर जो है वो रसाश्रित होता है। सर्वदेहानुगा स्तब्धा ज्वरा कुर्वन्ति संततम। ग्रीन में लिखा हुआ श्लोक है, बाय हार्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी बाय हार्ट कर सकते। तो स्रोतो भी विस्तृता दोषा, अपने अपने स्रोतस, अपने अपने स्थान से निकले हुए दोष जो गुरु हैं, गुरु वो रस वही भी, रसवाहिनी में रस के साथ फैलना चालू हो जाते हैं। सर्वदेहानुगा, सर्वदेह में फैल जाते हैं। स्तब्धा मतलब सर्वदेह में फैल के वहीं रुक जाते हैं। ज्वरम कुर्वन्ति संततम, और पूरे शरीर में ज्वर के लक्षण, संताप आदि लक्षण पैदा कर देते हैं। दैट इज संतत ज्वर। सतत ज्वर में दोष अपने दिनमान के प्राप्त बल से धातु और मल को दूषित करते हैं। मैंने कहा था कि 2 बार, दिन में 2 बार जो धातुओं का मतलब दोषों का बल बढ़ जाता है, तो उस बढ़े हुए बल से वो धातुओं में और मलों में प्रवेशित हो जाते हैं और दोषों को उत्पन्न कर देते हैं। दोष रक्तगत होते हैं। काल काल और बल हीन होने से दोष निकल जाते हैं। जैसे अगर सुबह मुझे बुखार आया 5:30 बजे, फिर 10 बजे वात का काल, 9:30 8 9 बजे वात का काल चालू हो गया, तो कफ कम हो गया। कफ कम हो जाने की वजह से जो ज्वर है वो बिना कोई ट्रीटमेंट किए अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि वात बढ़ गया तो कफ का स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गया। तो सप्ताह में या तो दोष निकल जाते हैं या मृत्यु हो जाती है। सप्ताह में या तो दोष निकल जाते हैं या मृत्यु हो जाती है। सो दिस इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ वायरल फीवर्स। अगर दवा लोगे तो 7 दिन लगेंगे बुखार जाने के लिए, अगर दवा नहीं लोगे तो हफ्ता लगेगा बुखार जाने के लिए। अब आप बोलोगे 7 दिन और हफ्ते में फर्क क्या है? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट द मेडिसिन may not act on the disease. Medicine may not act on the disease. The medicine will only help you reduce the symptoms, but not the root of the disease. अगर 12 दिन से ऊपर शुद्धि नहीं होती तो कष्ट साध्य है। 12 दिन से ऊपर अगर ज्वर रुक जाएगा तो कोई बड़ा इन्फेक्शन है या कष्ट साध्य है, इसे समझ ले सकते हैं। वात से 7 दिन तक ज्वर आता है, पित्त से 10 दिन तक आता है और कफ से 12 दिन तक आता है।
तो दिस इज व्हाट इज सतत ज्वर। तो सतत सतत संतत सतत अन्येद्युष्क। अन्येद्युष्क तृतीयक और चतुर्थक में काल और प्रकृति इनका दोषों के साथ मिलाप हो जाता है, काल बल और प्रकृति बल के हिसाब से, और वो दोष जाके धातुओं में बैठ जाते हैं। तो मेदाश्रित अन्येद्युष्क मेदाश्रित दोष होने से होता है, तृतीयक अस्थि आश्रित दोष होने से होता है, और चतुर्थक मज्जा आश्रित दोष होने से होता है। तो चरक ने बहुत सुंदर रूप से इसका एक्सप्लेनेशन किया है कि बीज जो है वो तो जमीन में है, लेकिन जब बारिश होगी तभी बीज निकल पाएगा। तो वैसे ही दोष जो है वो बढ़े हुए शरीर में है, लेकिन जब उनको काल और प्रकृति का सपोर्ट मिलेगा तभी वो ज्वर पैदा कर सकते हैं, अन्यथा ज्वर पैदा नहीं कर सकते। सो वी स्टॉप हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। आप लोग रात शाम के लेक्चर अटेंड नहीं करते क्या? थैंक गॉड मेरा सुबह सुबह लेक्चर होता है। कोई क्लास में लोग शाम के लेक्चर अटेंड नहीं करते। तो आई होप एवरीबडी ऑफ यू हैव गिवन अटेंडेंस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द लेक्चर।